खुशहाली हो। करें उनका शुक्रिया जिनसे रोशन ये दिवाली है। दी सांसें जिस डॉक्टर ने, दिया सहारा जिस पुलिस ने, लौ शिक्षा की जिसने जगाई, घर खाने की थाली जिसने पहुंचाई, जलाएं एक दिया, करें उनका शुक्रिया। ये दिवाली उम्मीदों वाली, जी हाँ, दिवाली खुशियों वाली और उम्मीदों वाली हो, यही हम सभी कामना करते हैं। लेकिन इस उम्मीद को किसने जगाए रखा, किसने हमारे घर के दियों को बुझने नहीं दिया? आज वक्त है उनको भी शुक्रिया कहने का। कोरोना के कठिन काल में खुद की परवाह किए बगैर इन लोगों ने हमारे घरों के दियों को बुझने नहीं दिया, और यही एक वजह है कि उम्मीद का ये दिया आज भी जल रहा है। तो आज वक्त है उन लोगों को शुक्रिया अदा कहने का जिन्होंने हमारे चेहरे पर दी है गुड न्यूज वाली स्माइल। आइए मेरे साथ। हेलो सर, ये आप सबके लिए थैंक यू हैप्पी दिवाली। और एक शुक्रिया, हम सबके घर में दिया जला है क्योंकि आप लोगों की वजह से। और थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद का दिया अगर लाखों घरों में जल रहा है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर जेपी सिंह की भी है। तीर्थराम अस्पताल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो परिवार को ही यहाँ शिफ्ट कर लिया था। देखिए, बात ऐसी थी कि पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उस टाइम पे एज मेडिकल डायरेक्टर, एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे एक एक चीज़ देखना कि पेशेंट को दाखिल कैसे करना है, मैक्सिमम पॉसिबल पेशेंट्स हम यहाँ पे एडमिट कर पाएँ, और एडमिट करने के बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती थी। उनको प्रॉपर दवाई मिलती रहे, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, जिसकी बहुत ज़्यादा परेशानी बीच में हो गई थी, वो सारा देखना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता था? तो जब पहले मेरी मम्मी को हुआ तो मैंने कहा जी घर तो मैं आ नहीं पाऊँगा, तो बेटर है कि आप यहीं पर एडमिट हो जाइए। मेरी वाइफ को हो गया और थोड़े दिनों के बाद मुझे भी हो गया। तो उसके बाद भी मेरा ये था कि मैं घर से बैठ के ही जूम के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे सारा कंट्रोल मैं करता रहता था। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे टाइम पे काम नहीं करेंगे तो जो मेरे जूनियर्स हैं उनका क्या होगा? उनका मुझे एक सपोर्ट देना था, ये मैसेज देना था कि ठीक है, परेशानी है, बट हम हिम्मत नहीं हार सकते। पेशेंट्स को अगर हम नहीं देखेंगे ये सोच के कि हमारी जान को खतरा है, तो फिर वो कहाँ पे जाए? तो वो डिसीजन सही था, परिवार को हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करा देना? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ये ठीक था उस टाइम। आपके मन में उस वक्त क्या बातें चल रही थी? मैं अपने लिए ज़्यादा नहीं डर रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मेरे को बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे, कि क्योंकि ये थोड़ी सी इनकी इलनेस भी थी उस टाइम पे, इसलिए मैं डबल ज़्यादा डाउटफुल थी कि इनको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट ही वॉज सो डिटर्मिन्ड कि नहीं, मेरे को तो वहाँ जाना ही जाना, जो मर्जी हो जाए। तो जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली ज़रूर मनाइए, अपने घर में मनाइए। अगर घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब करिए, और शायद हम उसके बाद प्लस वैक्सीनेशन के साथ हम इस बीमारी को हरा पाएंगे और ये हम जीतेंगे। देखिए मैम, ये जो कोविड का 2 साल का पीरियड है, ये बहुत टफ रहा है हम लोगों के लिए, पेशेंट्स की केयर के लेके भी और अपनी फैमिली को लेके भी। मेरी 8 साल की छोटी बेटी है, द एल्डर वन इज़ 4 years नाउ, तो शी वॉज बॉर्न इन February। और जब ये कोविड का पीक था अप्रैल में, तो इट वाज़ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी कि मैं घर जा रहा हूँ लेकिन उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। 15 दिन 20 दिन, जब तक 1 महीना वो पूरा कोविड का पीरियड चला, मैं सिर्फ उसको बाहर से देख के वापस आ जाता था। तो इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी।
पेशेंट से अब आपकी दोस्तियां हो गई। बिल्कुल दोस्ती हो गई मैम। वो उन्होंने मुझे आज ही बोला कि आप आइए हमारे साथ दिवाली मनाइए। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ये खुशी का बस ये एक लगता है कि हाँ एक अच्छी चीज़। इसीलिए डॉक्टर साहब, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये उम्मीद का दिया है, क्योंकि देखिए उनके घर में आज उम्मीद का दिया आपने जलाया, और आज डॉक्टर साहब शायद मुझे लग रहा है कि एक मेहमान बन के उनके यहाँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली इस तरह से एक इमोशनल बॉन्डिंग जो हो जाती है, तो एक वो बहुत ही हर वक्त एक ऐसा एहसास होता है कि एक बड़ा अलग एहसास होता है। ये इतने different- तो हम कहें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना से हमने अपनों को खोया ज़रूर है, लेकिन नए रिश्ते भी हमने पा लिए। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली बहुत लोगों से और बहुत लोगों ने एक डिफ़िकल्ट चीज़ से बाहर निकले हैं, तो एक ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। चलिए, विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ योर न्यूज़ चैनल एज वेल। थैंक यू। एक पेशेंट का मुझे किस्सा याद आ रहा है। ही वॉज़ वेरी वेरी ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड मेल थे। उनको पहले से डायबिटीज़ भी था, ब्लड प्रेशर भी था, एंड काफ़ी लो सैचुरेशन पे एडमिट हुए थे। हमने उनको आईसीयू भी शिफ्ट किया, आफ्टर वार्ड में उनका सैचुरेशन डिप किया, एंड मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही थी उनके बचने की। और मैं रोज़ उनके परेशान अटेंडेंट्स को उनका बताती थी सिचुएशन, एंड फिर भी आफ्टर द एंड ही मेड इट थ्रू एंड ही वेंट होम। आज वो ओपीडी में आते हैं एंड अपनी दवाई लिखवाते हैं डायबिटीज़ की। पता ही नहीं लगता कि उनको कोविड भी हुआ है। ही वॉज़ वेरी ओल्ड, मोर देन माई फादर्स एज, एंड ही वॉज़ वेरी क्लोज टू मी। तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि आज की डेट में अगर वो घर गए हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एवरीबडी सपोर्ट राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। देखिए, इसी अस्पताल का जिक्र अगर मैं करूं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके परिवार के लोग भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो घर नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को यहीं पे रखा। वो यहीं पर अपने परिवार को ले आए। एक पूरी फैमिली बन चुकी थी, चाहे वो अटेंडेंट्स हों, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख रहा था, हर कोई एक दूसरे की देखभाल कर रहा था, एक परिवार की तरह, ताकि उम्मीद टूटे नहीं, उम्मीदें बरकरार रहे। और इसीलिए आज उम्मीद के वो दिए हर घर में रोशन हैं। 24 घंटे नर्सेस ही होती हैं जो हर वक्त पेशेंट के साथ रहती हैं, और जो एक बॉन्डिंग बन जाती है नर्स और पेशेंट की, वो बहुत अलग होती है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप केरला से हैं, कितना वक्त आपने यहाँ पे बिताया? घर जाती थी आप? जी हाँ जी। किस तरह के पेशेंट्स थे? कोई एक किस्सा अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। हाँ जी, पर मैं तो ड्यूटी ऑलमोस्ट कोविड में किया था, आईसीयू में किया था। आईसीयू में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट थी। इसमें से हमारे पास एक पेशेंट था, हमारा ऑलमोस्ट 52 डेज़ हमारे पास था आईसीयू। 52 डेज तक वो आपके पास रही? तो बहुत सिक था पेशेंट, जब भी एडमिशन हुआ था बहुत ज़्यादा सिक था। उसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए था, HFNC भी चल रहा था, उसको ऑक्सीजन नहीं हटा सकते था, उसका सैचुरेशन डिप हो रहा था। फिर पेशेंट बेड रिडन भी था, उसका हमने बहुत ज़्यादा केयर भी किया बेड सोर ना होने के लिए। पेशेंट का फिर माउथ केयर देने के लिए भी बहुत मुश्किल था, उसका मास्क नहीं हटा सकते था, सैचुरेशन डिप होता था पेशेंट का। फिर हमने तो बहुत ज़्यादा केयर किया। पेशेंट भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, क्यों इसका ठीक नहीं हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है करके। उसके बाद फाइनली 25 डेज़ के बाद में पेशेंट थोड़ा बेटर होना शुरू हो गया था। उसके बाद पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो पेशेंट का फैमिली वाला सारा दो है, उसका हस्बैंड एंड बेटा था, वो दोनों हमारे यहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट था, दूसरे वार्ड में। उनको आप देख रही थी? वो जो पेशेंट के हस्बैंड और बेटा थे उनको? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं कि जब पूरा परिवार इसी अस्पताल में है, मतलब बच्चे की माँ जो है वो इधर आईसीयू में इनके पास थी, और बच्चा और बच्चे के पिता दोनों आपके साथ थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी सिचुएशन कैसी थी? बच्चा कभी माँ के लिए तरसता था, बोलता था कि लेके चलो, कैसे आप दोनों क्या कम्युनिकेट करवाते थे उनको? हाँ जी, बिल्कुल कराते थे। उनका हस्बैंड मेरे पास था, बेटा भी उनका मेरे पास ही था। हस्बैंड मुझे पूछते थे, उनकी बार बार कंडीशन पूछते थे कि मेरी वाइफ की कंडीशन कैसी है। हम उनको बताते थे, बार बार कम्युनिकेट करते थे, लेकिन हाँ, हम उनको पेशेंट के पास नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि आईसीयू के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस,
सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी भूमिका, लेकिन वार्ड बॉयज़ की भूमिका सबसे बड़ी थी। मेरे साथ त्रिभुवन और विजय दोनों लोग, देव हैं मेरे साथ। आप लोग तो खाना खिलाते थे, कभी डर लगता था, मन में ये बात आई कि उनको कोरोना है, आप तो ठीक है अगर खिलाएंगे, क्योंकि उस दौरान तो ये भी था कि आप छू नहीं सकते। मैडम डर लगता था, लेकिन कभी कभी जैसे हमारे पेरेंट्स से कोई बीमार गिरता था, हम उनको खाना वगैरह खिला देते थे। हम हमारे जैसे कोविड के जैसे जो अटेंडेंट घर के बाहर रहते थे, हम ही उनके सब कुछ थे। जैसे उससे कभी हमसे प्यार से बातें करना, कभी आशीर्वाद देना, जैसे तो हमें एक्साइटमेंट होता था हम इनकी सेवा करें। इनके घर वाले नहीं थे, हम इसे दिल से हमको सेवा करने को मन भी लगता था। और कभी कभी पेशेंट जो हमसे बहुत प्यार से बात करते थे, तो इसकी वजह से हमें जब पेशेंट जब संतुष्ट होते थे तो हमें अच्छा भी लगता था। कभी हम जैसे 8-15 हॉस्पिटल में 1 महीना हम यहीं पे रहते थे, बीच में जब गैप मिलता था घर वाले बोलते तो कैसे अपना समय बीतता है, जैसे पेशेंट से बात करना, तो हमें कभी घर वाले की जैसे याद भी आती, घर से मम्मी पापा के जैसे किसी को फ़ोन भी आते हैं, उनसे बातचीत करके कभी कभी ज़्यादा समय जैसे पेशेंट को अटेंड फ़ोन आते हैं, सूप पिला दो, खाना खिला दो, ये सारी चीज़ें हमसे खिला देते हैं। उसको जो इंसान डरे भी रहते थे, हम जैसे उनको फिर समझाते थे। डॉक्टर भी बोलता था कि स्टाफ को उससे डरा हुआ है कि इसको थोड़ा मोटिवेट करो। एक पेशेंट था, अमित नाम का एक पेशेंट था, वो काफ़ी घबरा हुआ था, तो उसको लग रहा था ऐसे मतलब कि एक्सपायर हो जाऊँगा, ऐसे बोले ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव थे ऐसे नेगेटिव होकर घर गए हैं। आप भी ठीक हो जाओगे। आपने देखिए ये बहुत बड़ी हिम्मत है, ये बहुत बड़ी हिम्मत थी जो आप उन लोगों को बताते थे, क्योंकि उस दौरान वक्त ऐसा था कि लोग अगर अस्पताल आए तो उनको लगता था शायद हम वापस नहीं जा पाएंगे। आप लोगों ने वो हिम्मत बना के। जी मैम, एक्चुअली डॉक्टर भी हमें सपोर्ट करते थे। हमारे मतलब बहुत सारे अपने जो वरिष्ठ अधिकारी जो हमें खुद कहते थे, हमारे लिए उन्होंने अपने खाना, डिनर वगैरह, चाय, काढ़ा वगैरह हमें हॉस्पिटल की तरफ से सारी चीज़ें मिलती थी, पीपी किट मिलती थी। हमें जो चीज़ें पे अवेलेबल चाहिए थी हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देता था। इसमें हमें काम करने में मन भी लगा रहता था और दोनों चीज़ में हमें कोविड लोगों का आशीर्वाद अलग। तो देव आप बताइए कौन सा किस्सा आपको? मैम किस्सा तो ये था, जब वो लोग इतने नर्वस हो जाया करते थे, उनको समझाना बहुत वो था, लेकिन पहले उनकी संतुष्टि बहुत ज़रूरी थी। उनको संतुष्टि करके उनको खाना वाना खिला के उनको ऐसा रखना था कि उन्हें लगे ना कि हमें कुछ बीमारी है या नहीं है। लेकिन आज वो इतने खुश वो है, ठीक होके बहुत बढ़िया गए हुए। आज उनका आशीर्वाद, हमारी फैमिली के सपोर्ट, उनकी फैमिली की सपोर्ट, उनकी इतनी दुआएं हैं जिनका आज भी आशीर्वाद हमारे साथ है, जो हम पूरे परिवार की तरह रहे हैं। चलिए, इस चेहरे पर स्माइल अगर आप देख रहे हैं तो यही है वो गुड न्यूज़ वाली स्माइल, यही वो मुस्कुराहट है जो इन लोगों ने बाकी लोगों को दी है, इसलिए ताकि उनके घर का दिया जले, आज वो खुशियाँ मनाएं और वो दीपावली मनाएं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव हो गई और मेरे घर में 7 साल की छोटी बच्ची है एंड वो कभी भी माँ बाप के बिना नहीं रही है रात को। तो उस डिफ़िकल्ट टाइम में फैमिली ने कभी सपोर्ट दिया। देखिए आप 7 साल की बच्ची हो, लेकिन उसे पता है कि मम्मा को डेंगू हो गया है, तो वो रही अकेले। तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। हम लगा लीजिए यहाँ पे रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक यहीं पर जगह रहते थे। ऑक्सीजन का सप्लाई हमें करना था, अरेंजमेंट करना था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट रहा। हमारी टीम अच्छा काम किया, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा किया, स्टाफ नर्सिस ने बहुत काम किया, तो हम इस सिचुएशन से टाइड ओवर हो गए आज की डेट में। तो आज अगर आप खुशियों वाली दिवाली मना रहे, उम्मीदों वाला दिया जला रहे, इसका क्रेडिट किसको दें? मैं कहता हूँ मेरी 7 साल की बच्ची को, जो कि उस समय रुक गई और बिना मम्मा के रह गई, हमारे बिना रह गई, मेरे बिना, मतलब कभी नहीं रहती वो। तो मैं सोचता हूँ उसने भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है। देखिए हम शुक्रिया अदा इन लोगों का कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो 7 साल की बच्ची, उसने उम्मीद जगाए रखी और उसके इस हौसले और उस उम्मीद से इनकी उम्मीदें बंधी रही, जिससे न जाने कितने घरों के चिराग आज भी जल रहे हैं। आपके चेहरे की स्माइल बरकरार रहे, उम्मीदों का दिया जलता रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन। और हाँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलिए जिनकी वजह से आज आपके चेहरे पर न सिर्फ स्माइल आई है, बल्कि आप हंसी खुशी दिवाली मना रहे हैं। चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ मेरे सहयोगी के पास और आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ और लोग जिनकी वजह से आज हमारे और आपके घर रोशन हो रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज उम्मीद का दिया लेकर हम पहुंचे हैं उन महिलाओं के बीच में जिनकी एक दिवाली को नहीं बल्कि हर दिवाली को रोशन करने का जिम्मा उठाया है मनीष त्रिपाठी ने। मनीष पेशे से डिज़ाइनर हैं। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप पड़ गया था, काम बंद हो गया था, तब उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि नए हौसले और जज्बे से उन्होंने खुद के लिए नया रास्ता ढूंढा, साथ ही इन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया। जो हुनर उन्होंने महिलाओं को सिखाया, उसके बाद आज गांव की लगभग हर महिला अपने पैर पर खड़ी हुई है। इन महिलाओं के चेहरे पर गुड न्यूज़ वाली स्माइल लेने वाले को थैंक यू बोलना तो बिल्कुल बनता है। तो चलिए हम सभी मिलके इन सभी को एक साथ बोलते हैं हैप्पी दिवाली। जिस समय ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, जब ये सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे आ गया था, दुनिया रुक सी गई थी, उस समय हर कोई परेशान था, हैरान था कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बिताएगा, कैसे क्या करेगा। हम टीवी में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और आई थिंक जो अपने डिफेंस के लोग हैं या फिर अपने पुलिस प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ वो आज जनरली देश के काम आ पा रहे हैं इस घड़ी में। मुझे लगा कि मैं अपने प्रोफेशन को यूज़ करके मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, मैं कैसे कुछ काम आ सकता हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, जहाँ पे मैं अपने घर के पास में एक ग्रॉसरी शॉप पे गया अपनी ग्रॉसरी लेने के लिए, और पुलिस की वैन निकल रही है अनाउंस करते हुए कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको चालान देना पड़ेगा, जो भी कुछ है, ऐसा कुछ एक अनाउंसमेंट चला था। मैं देखा एक गरीब आदमी, एक गरीब बूढ़ा इंसान रोड से गुजर रहा था, उसने वैन को आते देख के सड़क पे पड़ा हुआ एक सर्जिकल मास्क उठा के लगा लिया। उस इंसिडेंट ने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब एक मुझे ऐसी एक कह सकते हैं, एक ऐसा चोट दिया, एक ऐसा थॉट दिया कि मेरे पास इतने कपड़े पड़े हुए हैं, मास्क में क्या लगता है कि वो कपड़े शायद जब हम कपड़े एक शर्ट या एक जैकेट बनाते थे तो वो शायद उस कपड़े को हम फेंक देते थे। मैं उस कपड़े से ये मास्क बन सकता है। जब डे 1 मैंने बनाया, डे 1 तो मैं सिर्फ 40 मास्क बना पाया था क्योंकि खुद बना रहा था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेरे हमारे मिश्रा जी हैं, नूर हैं, वो लोग इन्वॉल्व हुए तो 100-150 हो गए। जब लगा कि हमारे दोस्तों ने फ़ोन किया कि हमें भी बांटना है, जब उन्होंने हमसे कहा कि हमें बांटना है तो हमने उनको भी मास्क लगा, उनको भी हमेशा हमें 100 दे दो, कोई बोले हमसे 50 दे दो, तो हमने सबको कॉन्टैक्ट किया। मैंने अपनी गाड़ी में मशीन रख के उनके घर भिजवाई, जो मेरे कारीगर थे। ये शुरुआत इस तरीके से हुई, और हमने कहा तुम सिर्फ मास्क बनाते रहो, हम तुम्हें रोज़ सुबह कपड़ा दे देंगे, शाम तक अब तुम 50 मास्क बना पाओ, 100 मास्क बना पाओ, वो बनाओ, इसकी पेमेंट हम करेंगे। और उस दौरान मैंने शहर से गांव तक का एक इनिशिएटिव चालू किया, और इस इनिशिएटिव के थ्रू मैं NSIC से मिला, और मेरा पहला जो कदम था, मैं बुलंदशहर गया। बुलंदशहर में मैं DVIO थे खादी के मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी, उनसे मिला। उन्होंने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया इस आइडिया को। मैंने बोला कि मुझे ग्रामीण रोज़गार में काम करना है, मुझे मिल नहीं रहा, बिकॉज मैं कैसे चैनलाइज करूँगा कि मुझे काम करना है। ये लोग लोग शहर से गांव आ चुके हैं, अगर मैं इन मास्टर जो लोग ऑलरेडी शहर में काम कर रहे थे, अगर मैं इनको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि गाँव में कहाँ हैं, और इन्हीं को मैं मास्टर ट्रेनर बना दूँ, तो क्या यहीं पर कुछ एक काम करने का एक सिस्टम बन सकता है। फॉर्चुनेटली ही वॉज हैप्पी टू एक्सेप्ट। क्या हुआ, जब मिलना शुरू किया मैंने गांव की महिलाओं से, तो देखा काम तो बना रही हैं, बट वो क्वालिटी बेस्ड नहीं है कि उनको गुणवत्ता के आधार पे मार्केट में बेचा जा सके। तो एज अ डिज़ाइनर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ अपना एंगल दे पाऊँ इसमें, कुछ अपनी जो तकनीकियाँ हैं वो इनको सिखा पाऊँ, तो वो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ता मैक्सिमम हमारी ट्रेनिंग चलती थी। फॉर्चुनेटली कई सारे गांव बाद में इंटेंस भी घोषित किए, जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पे भी काम किया, जो कि सरकार के थ्रू काम मिला। तो मेरा मकसद ये था कि उस गांव में जाऊं, वहाँ के क्लस्टर्स को ट्रेन करूं, उनको क्वालिटी, साइज़, पैकेजिंग, फिनिशिंग, सब कुछ एक स्टैंडर्ड उनको एक प्लेटर पे तैयार करके दूं, जिससे कि उनको मेरी ज़रूरत ना हो। और ये बोल के आता था कि 1 हफ्ते बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि जब भी कोई एक अच्छा इंटेंशन होता है ना, तो आप काम नहीं करते, डिवाइन फोर्सेस काम करती हैं। नीयत अच्छी होती है तो अपने आप रास्ते बन जाते हैं। एक तरीके का डिवाइन फोर्स ऐसा साथ में आया कि कहीं पे भी मुझे कहीं मतलब समस्या नहीं हुई। कोई बहुत बड़ा, मैं नहीं कहूँगी कि उनको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा मॉनेटरीली हुआ होगा, मुझे नहीं, मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा,
बट जो स्माइल, जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट मिली, आई थिंक उसका कंपैरिजन किसी पैसे रुपए से नहीं हो सकता। फर्स्ट कोविड की जो लहर जब धीमे धीमे कम होने लगी तो इन्हीं सबसे सवाल आया कि अब मास्क तो ख़त्म होने जा रहा है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे। मैंने अगेन यूपी गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया। दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वी अटेम्प्टेड टू मेक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मास्क। हर दिन एक चैलेंज होता था, तो ये तो उस समय तो यही था कि जो कहते हैं कहावत है, रोज़ सुबह उठ के कुआं खोदना और फिर पानी निकाल के पानी पीना, तो वो वाला हाल डेली का था। बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें शायद डे 1 पे काम नहीं आता था, बट उन्होंने अब काम सीख लिया है। जो काम आता था वो और एडवांस हो गए हैं, तो उनको आगे कैसे काम कराया जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अयोध्या राम मंदिर एक सबसे सेलिब्रेटेड हमारा एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मतलब जितना बोला जाए कम है। तो मेरे मन में ख्याल आया प्रभु को देख के कि भगवान ने क्यों पॉलिस्टर पहना हुआ है। बोला कि अगर खादी जब ये पौराणिक जब हम कथाएं सुनते हैं, हम जानते हैं, तो अगर उस भगवान उस समय रहे होंगे तब तो पावर लूम था नहीं, तब तो ऐसा कुछ रहा नहीं होगा। तो जो फैब्रिक या जो सूत यूज़ हुआ होगा वो खादी का ही रहा होगा। तो मैंने कहा भगवान क्यों नहीं खादी पहनते हैं। हमने स्टिचिंग का एक प्रोग्राम चालू किया जहाँ पे हमने उसकी शुरुआत हमने गाज़ियाबाद से करी। जब ये कोविड मुझे हुआ, अगस्त का महीना था, अगस्त सितंबर का महीना था, उसी दौरान मुझे आइडिया आया कि और भी चीज़ें कैसे मास्क के अलावा कैसे और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। हमें इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो घर है दाल रोटी अच्छी मिली, मतलब हमारा घर गृहस्थी जो है वो चल गई। हमने काम सीखा भी और महिलाओं को सिखाया भी। हमने 4-5 दिन में काम सीख लिया था, क्योंकि ट्रेनिंग दी थी भाई ने और ट्रेनिंग वाले भी भेजे थे, तो हमने काम सीख लिया। फिर हमने महिलाओं को काम सिखाया, जो जिन औरतों पे मैंने मास्क के काम कराया तो उन्हें भी सिखाया। फिर उसके बाद हमें रामलला के कपड़े भी सिखाए, जिसमें हमें 8-7 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, हमने वो भी सीखे। दीदी काम से हम बहुत खुश हैं। दीदी ने हमें काम दिया और इससे हमारे घर का अच्छे से गुजारा हो रहा है। जैसे कि लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें आई थी, इस काम को करने से हम थोड़ा अपने घर में सहारा लग गया है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये हम सबकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। आप सभी को थैंक यू, शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि आप सबकी वजह से हम खुशी से दिवाली मना पा रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने मास्क तैयार किए, लोगों की ज़िंदगी बचाई, इसी तरह से आप उम्मीद की किरण जगाते रहें, ये हम आशा करते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज इस गांव का हर घर उम्मीद से रोशन है। उम्मीद का दिया हर घर में जल रहा है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज हम दिवाली मना पा रहे हैं। तो चलिए इस दिवाली उन सभी को शुक्रिया कहते हैं, उम्मीद का दिया जलाते हैं और सभी को हैप्पी दिवाली कहते हैं। साथ ही आपको लिए चलते हैं ऐसी ही एक और कहानी सुनने के लिए मेरी सहयोगी शगुफ्ता के पास। देश सेवा बर मोहे हे शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ये पंक्तियाँ इस बात की तस्दीक करती हैं कि अगर आप कोई कर्म करना चाहते हैं तो उसे सच्ची भावना और निष्ठा के साथ बिना डरे, बिना रुके, बिना थमे कर दीजिए। और आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही कोरोना की दूसरी लहर के योद्धाओं से करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा और हार नहीं मानी। आप सभी को गुड न्यूज़ टुडे है, ये गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। जो आपने किया है वो शायद कोई और नहीं कर पाता। सोचा था, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे परिवार ने, हमने सोचा बट हम कर नहीं पाए। हमने ट्राई किया बट आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक थैंक यू एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन दिल से मैं कहना चाहूँगी जो आपने किया वो अगर मैं अपनी लाइफ में 5% कर पाऊँ तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगी। तो शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ये दहशत को देखते हुए ना मन बड़ा बहुत भरा हुआ था कि कैसे सबकी मदद कर सकें, कुछ तो ऐसा किया जाए कि लोगों तक मदद पहुंच सके।
यही बस एक यही थॉट था कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ सबसे डिस्कस करना शुरू किया। पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम घर से ही स्टार्ट करें, सबके पास खाना पहुंचाएं। लेकिन जैसे ही हमने एक पोस्ट अपनी रिलीज़ करी और पोस्ट को सर्कुलेट वो जैसे ही हुई, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉल्स इन्फेक्टेड कोरोना पीपल के इतने ज़्यादा आने लगे कि हमें लगा कि हम घर से तो ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। एक दिन के लिए मतलब बुकिंग्स होने लग गई। लगभग 150 से स्टार्ट होके 500, 550 से 1100 तक के लोगों तक की थाली प्रोवाइड करने की डिमांड्स आने लग गई। तो फिर मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, हमने टीम को अपनी और बढ़ाया और हम लोगों ने गुरुद्वारे से इसको लंगर सेवा स्टार्ट करनी शुरू कर दी। I used to receive calls and मैं नोट डाउन करती थी सारा डाटा एंड वो आगे जाके सेग्रीगेट होता था, रेक्टिफाई होता था एंड अकॉर्डिंगली लोगों के घर में थालियाँ जाती थी। इस सारा प्रोटोकॉल पालन होता था। जितने भी आंटी जो भी आते थे सबके लिए मास्क, टोटल लंगर से पहले भी और लंगर के बाद भी टोटल सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम किया जाता था और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रखा जाता था। ड्राइवर्स भी जो घरों में लंगर देने जाते थे उनको ये था इंस्ट्रक्शंस कि आप उस घर के बाहर एक चेयर्स या टेबल रखी होगी, सिर्फ आपने वहीं लंगर रख के आ जाना, आप उस घर के अंदर नहीं जाना है ताकि कहीं आगे कोरोना ना फैले उसमें से। कोरोना की दूसरी लहर का मंजर हम सबको याद है, लेकिन मुश्किल की उस घड़ी में भी कुछ लोगों ने गुरु का लंगर इसी तरह से जारी रखा, इस बात की परवाह किए बगैर कि कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव थे और कुछ लोग क्वारंटीन थे। इन लोगों ने इसी गुरुद्वारे से उन लोगों तक बाकायदा गुरु का लंगर पहुंचाया। कुछ लोगों का लंगर से स्टार्ट किया गया 50-100 जनों का, लेकिन कॉल्स इतने ज़्यादा आने लग गए 500-1000, तो वो संभव अब नहीं लग रहा था कि कैसे होगा। तो लेडीज़ का ग्रुप जो यहाँ गाज़ियाबाद में बहुत और भी सेवा करता रहता है, उन्होंने मिलकर इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम में क्रिएट किया कि उन्होंने सारे अलग अलग एरियाज़ जहाँ से कॉल्स आते हैं उसको सेग्रीगेट कर दिया। किसी के पास कोई एरिया, किसी के पास कोई एरिया, वहाँ की कॉल्स और वहाँ के जो एरिया के जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत होती थी वो वहाँ कॉल्स जाती थी। और इसके अंदर इतनी बड़ी टीम इन्वॉल्व थी। यहाँ इस गुरुद्वारा साहिब सी ब्लॉक में यहाँ पे लोग क्योंकि घरों में बैठे हुए थे, फियर के मारे हम लोग वायरस से घबरा रहे थे, लेकिन वो लोग बिल्कुल परवाह ना करते हुए यहाँ पे सेवा करते थे। मेरी फ्रेंड इस लंगर सेवा से जुड़ी है, उसने मुझे बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको विदाउट अनियन और गार्लिक फूड चाहिए होता है, तो उनको मैंने ये सेवा अपने घर से दी। मैं खुद एक बनिया परिवार से हूँ, तो मैं जानती हूँ हर जैनी और बनिया प्याज और लहसुन नहीं खाता। मैंने एक टाइम में 20 से 30 लोगों के लिए घर से खाना बना के दिया और ये सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करा जिससे मैं किसी भी तरह से सेवा से जुड़ पाई और लोगों की मदद कर पाई। हर एरिया के लिए हमने एक डिलीवरी हेड को अपॉइंट किया और उस डिलीवरी हेड के अंडर एक डिलीवरी बॉय होता था, तो उसको उसी एरिया के एड्रेसेस दे दिए जाते थे ताकि वो अपने जिसके घर में लंगर पहुंच रहा है उनके साथ 1-on-1 कांटेक्ट में है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी को ठीक से लंगर नहीं पहुंचा या कोई प्रॉब्लम होगी, लेट हो गया, जल्दी हो गया, या उनको किसी अलग तरीके से, जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कुछ उनको अलग से किसी का मन है प्रसाद, हमें कॉल आया था कि गुरुद्वारे से लंगर आ रहा है तो प्रसाद खाना चाहते हैं, तो हमने गुरुद्वारे से प्रसाद बना करके लंगर में भी ऐसे सर्व किया। तो हर रोज़ का मेन्यू डिसाइड करना और इस तरह से सेग्रीगेट करना हर चीज़ को, ये मैं देखती थी। 1-2 कॉल्स ऐसे आते थे कि जो हमें बोलते थे कि हम आपका ये चीज़ कभी भी नहीं चुका पाएंगे। इस टाइम पे जो अपने घर के लोग भी हमारे सामने मतलब हमारी हेल्प के लिए नहीं आ पा रहे और आप लोग हमें डोर टू डोर पूरे घर पे हमें खाना पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसे कई लोग थे जो मेडिसिन्स भी नहीं ले पाते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने खाना नहीं खाया होता था, तो उनके पास पूरा टाइम बाय टाइम कोशिश यही रहती थी कि लंगर हमारा पहुंच जाए। पहले सारा रिकॉर्ड मेरे पास आता था, देन मैं उसको आगे हेड वाइज सबको आगे ट्रांसफ़र करती थी एंड उसके बाद गुरुद्वारे में मेरे को थालीस का रिकॉर्ड भेजना होता था कि आपको आज 500 लंच में बनानी है, 500
आपको नाइट के लिए, डिनर के लिए प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि प्रॉपर लंगर टाइम से गुरुद्वारे से निकल रहा है कि नहीं, वहाँ तक पहुँच रहा है जिसके पास, जिनके घरों में हमने भिजवाना है, डिलीवर बॉयज़ प्रॉपरली वहाँ पे पहुँच रहे हैं या नहीं, ये पूरी ड्यूटी मेरी थी। वो भी कई कॉल्स आए कि हमें खाने के साथ साथ और भी कोई चीज़ें चाहिए, कभी किसी कोई मेडिसिन के लिए चाहिए, कभी कुछ चाहिए, तो बहुत वो लगता था कि हर किसी को हर किसी चीज़ की ज़रूरत है आजकल। लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ के इतना हमारा साथ दिया कि मतलब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो पाई। रसद कह लीजिए, रसद अलग आई, कैश जिस हिसाब से दुनिया कर पाई, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जिस हिसाब से सबने अपना पार्टिसिपेट पूरा किया। मतलब जैसे लोगों को इतना विश्वास था कि हम ये यहीं से ही ठीक हो रहे हैं, तो हम क्यों ना आगे बढ़ चढ़ के इसमें अपना वो करें, योगदान दें। मैं अपने एरियाज़ मिले हुए थे, तो जिन लोगों को अफेक्टेड थे उनकी फैमिलीज़ को डिलीवरी करता था, और नियर अबाउट 50 to 60 प्लेट्स ईच टाइम आई यूज टू डिलीवर। और उसके साथ साथ जो हमारे ऑक्सीजन मैन के नाम से इंदिरापुरम गुरुद्वारे में भी जो सेवा चल रही थी, वहाँ पे भी यहाँ से नियर अबाउट जो वहाँ के सेवादार थे उनके लिए भी जो है लंगर प्रसाद यहीं से जाता था, तो उसकी भी डिलीवरी हम किया करते थे। जज्बा कुछ कर गुजरने का, जुनून सेवा भाव का, इसी तरह का संदेश इन इंसानियत के फरिश्तों ने हम सबको दिया है। कहते हैं इरादे अगर नेक हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और चलिए गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से हम उन तमाम परिवारों को शुक्रिया अदा करते हैं और लेकर चलते हैं कुछ और कहानियां आपको सुनाने, जिनके ज़रिए आज हमारे और आपके घरों में जलेंगे दिवाली के दिए। किसी पर भरोसा हो तो मन में विश्वास जागता है। विश्वास ये कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी भलाई के लिए वो अपना दिन रात एक कर देगा। कुछ ऐसा ही भरोसा देश की ये आधी आबादी पूरी तरह से करती है महिला पुलिस फोर्स पर। एक बुरा वक्त हमारे देश ने देखा और उस बुरे वक्त से आगे निकलकर योद्धाओं की तरह अब हम सब सामने हैं, त्योहार मना रहे हैं, हर ओर रोशनी है, हर ओर खुशियां हैं, हर ओर है गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ टुडे इस खास मौके पर उन्हें सलाम करने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने इस अच्छे वक्त के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, और उन्हीं में से एक है महिला पुलिस फोर्स भी। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे, उनके मन की भी सुनते हैं और साथ ही उन्हें हैप्पी दिवाली भी कहते हैं। कहते हैं ना कि खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती हैं, और जब खुशियों का ये मौसम आया है उसके लिए कई लोगों ने कई सारी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं में से है हमारी महिला पुलिस फोर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन्हीं महिला पुलिस जवानों के बीच में जिन्होंने दिन रात एक कर दिया हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। और इस वक्त हैं उनकी मुखिया हमारे साथ, वृंदा शुक्ला जी हैं, डीसीपी हैं। सबसे पहले मैम दिवाली की बहुत बहुत बधाई, और जीएनटी की टीम की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। हैप्पी दिवाली। दिवाली टू यू टू। थैंक यू। मैम बहुत मुश्किल वक्त हमारे देश ने देखा है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए रहा क्योंकि सब कुछ मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी थी। तो परिवार के मुखिया के तौर पर ये सब कुछ कैसा रहा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, ये पुलिस के लिए भी एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस था। ये इस तरह की महामारी थी कि किसी को भी इसका पूर्व में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, या हमारी कोई पहले से ड्रिल नहीं थी कि कैसे करना है। और जब सबसे पहले कोविड आया और जिस तरह का लॉकडाउन 2020 में लगाया गया, उसकी भी कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं थी। इतना एब्सोल्यूट लॉकडाउन, और जिस तरह से तैनाती की गई इतनी एक्सटेंसिव, लगभग हमारी 100% फोर्स रोड्स पे थी। जो अदरवाइज़ ऑफिसेज में डिप्लॉयड होते हैं उनको भी हमें रोड्स पे निकालना पड़ा क्योंकि लोगों की इतनी कमी थी। तो मुझे लगता है कि जो लोग एक्चुअली फ्रंट लाइन पे थे, जिन्होंने 24 घंटे नाकों पे ड्यूटी करी है, लोगों को राशन बांटने में सहयोग किया है, उनके लिए हॉस्पिटल्स का प्रबंध किया, ऑक्सीजन का किया, सबसे ज़्यादा सैल्यूट तो उन्हीं को है। बिकॉज़ बहुत मुश्किल था,
खासकर गर्मी के महीनों में ही जो वेव होता था उसका ज़्यादा प्रभाव होता था। इतनी गर्मी में पूरा पूरा दिन हमारे पुलिसकर्मी ऐसे जगहों पे रहते थे जहाँ खासकर महिला पुलिसकर्मियों के लिए कई बार प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं होते, पानी की व्यवस्था नहीं होती। फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम प्रयास कर रहे थे वो ये थे कि सबको जैसे क्लीन फूड मिले। तो जैसे जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो पूरे डिप्लॉयमेंट के दौरान रोज़ फ्रेशली पैक्ड लंच आता था। तो बहुत से NGOs के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने टाई अप किया कि इस तरह की सहूलियतें कम से कम हम अपनी फोर्स को दे सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये बुरा वक्त बीत गया है, अब हम सब फेस्टिव मोड में हैं और ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि अब हम कोरोना को भी मात लगभग दे चुके हैं। तो दिवाली गिफ्ट क्या चाहेंगी तमाम लोगों से जिनकी सुरक्षा आप कर रही हैं, और आपकी दिवाली की क्या तैयारी? जी, दिवाली गिफ्ट मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि हमने कोविड को वाकई में मात दी है या नहीं। बहुत से ऐसे देश जहाँ पे लग रहा था लगभग सेटल हो गया है, पूरे उनके लॉकडाउन्स ख़त्म हो गए थे, वहाँ दोबारा सर्जेस आ रहे हैं। तो ये जो अभी त्योहारों का सीज़न है, जब लोगों का मिलना जुलना, बाज़ारों में घूमना बढ़ रहा है, तो इसी में ये खतरा अभी भी बना हुआ है कि फ्लेयर अप दोबारा हो सकता है। तो ज़रूर अपनी फेस्टिविटीज़ को भरपूर एंजॉय कीजिए, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि आप अपने साथ साथ औरों की सुरक्षा भी आप ही के हाथ में है। तो मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और सुरक्षित रूप से अपने त्यौहार को एंजॉय करें। जी, ये तो है, त्योहारों पे खासकर ये महसूस होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड चंदौली में हैं और वो वहीं रहेंगे दिवाली के लिए, मैं यहाँ हूँ। तो हम प्रदेश के दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे हैं और बाकी छुट्टी भी नहीं मिलती है दिवाली पे, इसलिए यहाँ मेरा और परिवार से कोई भी नहीं होगा, तो अकेले ही त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन वही है, जब हम इस सर्विस में आते हैं तो एक कमिटमेंट के साथ आते हैं कि ड्यूटी सबसे पहले है और बाकी ये सारी चीज़ें पीछे रहती हैं। तो लेकिन यही हमारी पब्लिक से अपेक्षा होती है कि वो सुरक्षित रूप से अपने त्यौहार मनाएं, क्योंकि हम सब हमारी पूरी फोर्स बहुत बड़ी कुर्बानी देती है अपनी छोटी खुशियों की, अपने फेस्टिवल्स की, कि सभी बाकी लोग सुरक्षित रूप से मना सकें। बिल्कुल, एक बार फिर से हमारा सलाम है आपको, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। कोविड हमने 2 वेव्स देखी कोविड की। पहले वेव में मैं अलीगढ़ में पोस्टेड थी, लेकिन जो सेकेंड वेव थी जो कि अत्यंत भयावह थी, उसमें मैं नोएडा में पोस्टेड थी। और उससे ज़्यादा दुखद समय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। दिन भर हमें इतने डिस्ट्रेस कॉल्स आते रहते थे, किसी को ऑक्सीजन चाहिए होता था, किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए होता था। और क्योंकि जब किसी का कोई पारिवारिक जन इतनी मुसीबत में और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता है, तो सब अंत में पुलिस को ही कॉल करते हैं। तो इतने सारे कॉल्स रिसीव हम लोग करते थे। मेरे ही क्षेत्र में नोएडा कोविड हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पर बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती थी 2 चीज़ों में। एक तो लोगों के लिए बेड या फैसिलिटीज़ अरेंज करने में, दूसरा क्योंकि कई लोग अपने करीबी जनों को खो रहे थे, तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती थी। बट थैंकफुली समय बीत चुका है। जैसा कि हमारे CP सर भी कहते हैं कि रात काली है लेकिन ढल ही जाएगी, तो थैंकफुली वो रात ढल चुकी है। और इस साल का जो सबसे बड़ा फेस्टिव सीज़न होता है, दिवाली सीज़न, वो आ गया है। एंड होपफुली मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोगों ने कोई अपना करीबी जन खोया उस भयावह दौर में, वो उन्हें उससे लड़ने की शक्ति दे। और जितने भी लोगों ने वो दौर देखा है, आई एम होपफुल कि वो लोग अब स्वस्थ होंगे और बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाएंगे। अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना, मुश्किलें तो आती ही है, लेकिन समाज सेवा भी ज़रूरी है, सब लोगों का साथ भी ज़रूरी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज आने वाले समय में हम उस बुरे दौर से गुजर चुके हैं, वो जा चुका है। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में फिर से ये बीमारी हमें देखने को ना मिले, सब सही है। उस समय हमें 12 से 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, तो घर संभालना और ड्यूटी करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अब तो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं
अब थोड़ा सा जो है अच्छा टाइम शुरू हुआ है, तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे हमें ये बुरा टाइम देखने को फिर से ना मिले। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जिन्होंने हमारी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है वो आपसे भी कुछ उम्मीद रखते हैं। कैसे कर सकते हैं आप उनकी मदद? चलिए उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो कोरोना का पूरा पालन करें। हमें दिवाली में भी ड्यूटी करनी है, हम लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो बीमारी को याद रखते हुए कोरोना का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ में ज़्यादा जाएं तो बच्चों को घर पे ही छोड़ें, बच्चों को ना साथ लेके जाएं। और मेरी उम्मीद है कि आगे बुरा वक्त ना आए। और मेरी और पूरे परिवार, पुलिस परिवार की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। हर बार की तरह इस बार भी दीपावली के अवसर पर हम आपकी सेवा और सुरक्षा में तैनात हैं। पुलिस परिवार की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि दीपावली के अवसर पर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड की दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है, परंतु कोविड अभी भी विद्यमान है, तो कृपया कर आप सभी कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, उचित दूरी बना के रखें और रेगुलरली स्टीम लें। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। आपकी दिवाली का क्या प्लान है? कुछ एंजॉयमेंट का ही होगा, जाहिर सी बात है, हम सब ऐसे ही प्लान करते हैं ना। फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, जमकर मस्ती करेंगे, तैयारियां भी खूब की होगी। लेकिन कुछ खास लोग हैं जिनकी एंजॉयमेंट, जिनकी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ आपसे होती है। जी हाँ, हमारा पुलिस फोर्स, खासतौर पर हमारी महिला पुलिस फोर्स जो दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। दिवाली के दिन भी वो ऐसा ही करेंगी, घंटों। कोई फ़ोन कॉल के ज़रिए आपकी मदद करेगा, कोई सड़क पर खड़ा होकर ट्रैफिक संभालेगा और आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। तो ऐसे ही कुछ महिला फोर्स के जवानों से हम बातचीत करते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस जानते हैं और साथ ही विश करते हैं दिवाली की खुशियाँ भी। चलिए। कोविड के समय में हम लोगों की ड्यूटी फील्ड में थी। हम लोग 12-12 घंटे फील्ड में ही खड़े रहते थे, धूप होती थी। और हमने देखा है कोरोना काल का समय, कुछ लोग भूख से बहुत परेशान रहते थे। हम लोग उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था हम दिन में भी ड्यूटी करते थे और हमको रात को भी बुला लिया जाता था। लेकिन अब वो समय चला गया है और अब दिवाली का समय है, तो खुश रहिए और अपने सोशल डिस्टेंस का यूज़ करते हुए, मास्क का यूज़ करते हुए अपनी दिवाली मनाइए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। कितना अच्छा लगता है ना उन्हें थैंक यू कहने में, जिनकी एकमात्र प्राथमिकता है आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऐसी ही है हमारी महिला पुलिस फोर्स जो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी निष्ठा से दिन रात एक किए हुए हैं। अब देखिए, त्योहारों का ये समय है, त्योहारों का मौसम है, हर ओर रोशनी है, तो ऐसे में थोड़ी सी खुशियाँ गुड न्यूज़ टुडे ने उनके साथ भी बांटने की कोशिश की है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे हर तरीके से। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आगे मेरी सहयोगी रोमिता आपको लिए जाएंगी एक ऐसे गांव जिसकी तस्वीर ही बदल गई एक सोच की वजह से। कैसे हुआ ये गांव जगमग, वो बताएंगी आपको। दो पंजे, झा से, धा से। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीर है। बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बाहर ये स्कूल लग रही है, यहाँ शिक्षा देने का काम चल रहा है। छोटे छोटे गरीब बच्चे यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक साथ बिठाकर जैसे तैसे बच्चों को पढ़ा दिया जाता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बच्चों को क्लास के हिसाब से पढ़ाया जाता है। और देखिए, सेक्शन वाइज मतलब क्लास वाइज यहाँ पर बच्चों को बांट दिया गया है। उधर जो बच्चों की क्लास साइड लगी है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि दिखाएं, वो नर्सरी क्लास के बच्चों की कक्षा वहाँ पर लग रही है, क्लास लग रही है। और ये क्लास 6 के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही देखिए, आगे मैं बढ़ूंगी और आपको दिखा देती हूँ और भी दूसरे क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह क्लास 4 के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
क्लास 3 के बच्चे भी हैं, 2 के भी हैं, 1 के भी हैं। नर्सरी में आपको दिखा ही चुकी हूँ। नर्सरी से लेकर इनके शिक्षक का कहना है, इनके टीचर जो इनको पढ़ाते हैं उनका कहना है कि नर्सरी से लेकर क्लास 11 यानी कि 11वीं तक की पढ़ाई यहाँ बच्चों को शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी की जाती है, उनको यहाँ पर दी जाती है। बाकायदा अच्छे से उनको कॉपी और पेन पे टीचर्स एक एक चीज़ बताते हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अभी कोरोना के केसेस काफ़ी कम हैं दिल्ली में और क्लासेस आज से शुरू भी हुई हैं, इसलिए आज पहला ही दिन है, हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये आज का पहला दिन सिर्फ ऐसा मत मानिए कि कोरोना के 2 साल में ये स्कूल बंद हो गया होगा, ऐसा नहीं था। कोरोना के उस भयावह काल में भी इन शिक्षकों ने शिक्षा की मशाल को जलाए रखा। कोरोना में भी ये बच्चे आते रहे, मास्क लगाकर बाकायदा पढ़ाई करते रहे। लेकिन जब भयावह स्थिति हो गई दिल्ली में, जब आपको याद होगा मई और अप्रैल के महीने में दिल्ली की स्थिति जब बहुत ही भयानक हो गई थी, उस समय स्कूल को फिलहाल के लिए, थोड़े समय के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया था। अभी बच्चों को कैसे संभाल रहे हैं? आज से स्कूल खुला है। हाँ, तो अभी तो संभल जाते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, डांट देते हैं तो अपने आप कर लेते हैं। पढ़ाई में मन लगता है इनका? हाँ, अच्छे से। हमसे खुद आके काम लेते हैं, ये हमें खुद बोलते हैं दीदी काम दो, आके बोलते हैं। हाँ जी। कौन सा बच्चा जो कहता है काम दो आके? सारे बोलते हैं, ये कोई सा भी ऐसा नहीं है जो नहीं बोलता, नहीं देना। के पहाड़े हो जाए इनके मुंह से। आप एक बार पढ़ाइए और हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा बहुत आराम से और एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ लेगा 2 के पहाड़े। ठीक है, साथ में बोलो सारे। 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 2 चित 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नीम 2 धाम। हाँ, क्लैप करो अपने लिए। बस धीरे से करोगे, तेज करो। हाँ, ऐसे ही। बच्चों का जोश देखिए यहाँ पर हाई है, टीचर्स का भी जोश हाई है। दिवाली के मौके पर इन बच्चों के बीच GNT की टीम आज यहाँ पहुँची है, छोटी सी खुशी, स्माइल, मुस्कुराहट इनके चेहरे पर देने के लिए। तो इन छोटे छोटे बच्चों की एक छोटी सी पाठशाला जो आप इस वक्त फ्लाईओवर के नीचे देख रहे हैं, उसकी नींव आखिर कब रखी गई और ये टीचर्स, ये शिक्षक जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, ये कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए उनको कैसे तैयार करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम कुलदीप मौर्य है। जी, स्कूल की स्थापना कब हुई थी और तब से लेकर अभी तक कोरोना काल में भी कैसे ये स्कूल चलता रहा, क्या परेशानियाँ आई इन सब की? जी मैम, इस स्कूल की शुरुआत एक सन 2015 में हुई थी, एक पेड़ के नीचे, जिस समय सर के पास 5 बच्चे थे। समय बीतते कोरोना से पहले सर के पास 350 बच्चे थे। 350 बच्चों के बाद फिर मैम कोरोना काल आ गया। उसमें कोरोना काल से बहुत एक भयंकर महामारी थी, जिसमें बहुत व्यक्तियों की जान भी गई। उस कोरोना संकट के कारण हमने कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर रखा था। उसके बाद जब मैम कोरोना काल जब धीरे धीरे कंट्रोल में हुआ, उसके बाद हमने बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर बैठा के क्लासेस शुरू करने, क्योंकि इस कोरोना काल में मैम बच्चों की शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसमें पहले जो कुछ भी बच्चों को आता था मैम वो सारा बच्चे भूल गए और फिर उन्होंने दोबारा से जो मेहनत की थी, फिर दोबारा से अच्छी तरह से मेहनत करके फिर दोबारा से बच्चों को उस मुकाम पर ला पाए। आने वाले समय के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ये बच्चे आपके पास आकर पढ़ते हैं, उनको तैयार कैसे करते हैं आप मेंटली भी और एजुकेशन के वाइज, मतलब पढ़ाई के माध्यम से भी, और मेंटली कैसे उनको मानसिक तौर पर कैसे आप चुनौतियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाते हैं? जी मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ की जो पेरेंट्स हैं वो सब मैम फार्मर हैं, खेती करते हैं। फिर वो खेती करते हैं, उसके बाद में उनके छोटे मोटे जो नन्हे बच्चे हैं साथ में, वो उनको भी खेती में लगा के, फिर सबसे पहले तो हमने यहाँ का जो पहले का माहौल था उस माहौल पर ध्यान देते, उस माहौल पर कार्य किया। उसके बाद जो माहौल चेंज करने के बाद हमने लोगों के झुग्गी पे, घर पे जाके लोगों को समझाया कि आप अपने बच्चों को भेजिए।